हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। इस सीरीज में हम न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, जो एग्जाम को लेकर रेलेवेंट हैं, ऐसा नहीं कि फालतू 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डिस्कस कर ले डेली। डेली हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऑल दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर एंड रेस्ट एश्योर्ड दैट ऑल दोज क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके मेजॉरिटी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में कवर होंगे। ऑल्सो आप लोगों को पता होगा यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको लेकर हमने डिटेल्ड वीडियो, काफी डिटेल में हमने एक एक चीज बताई है, कौन अटेम्प्ट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया और आप अपेयर नहीं हुए तो किस तरह से अटेम्प्ट वगैरह काउंट होता है, फोटोज कैसे अपलोड करनी है, कौन सी आईडी डालनी है, हर एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस करी है। ऑल्सो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ईच एंड एवरी डाउट विल बी एड्रेस्ड। कोई भी डाउट हो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, वो आप पूछिएगा, वी विल एड्रेस इट। This is our profile. You are already aware about it. Okay. So first question for the day, नमस्ते स्कीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। अंडर द नमस्ते स्कीम वेस्ट स्पीकर्स आर डिफाइंड एज पर्संस। ठीक है, ये रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके सोशियोलॉजी के लिए और जीएस1 वगैरह पेपर में साइट करने के लिए भी। इनफॉर्मली इंगेज इन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ रिसाइकलेबल एंड रियूजेबल सॉलिड वेस्ट, मतलब वेस्ट स्पीकर जो चुनते हैं उसे, उनको वो कैसे डिफाइन किया गया, कह रहे इनफॉर्मली इंगेज होते हैं इस काम में। एंड सेकेंड ऑप्शन इज वर्किंग एक्सक्लूसिवली अंडर म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स, कह रहे हैं म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली काम करते हैं। ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन इज अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू सेल ऑफ वेस्ट टू रिसाइकलर्स डायरेक्टली और वाया इंटरमीडियरीज, कि वो रिसाइकलर्स वगैरह जो कंपनीज वगैरह हैं उनको बेचते हैं वो। ठीक है। सो पॉज द वीडियो मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, देख के देख समझ सकते हो कि इन दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हो या इनफॉर्मल हो सकते हो। और आपको पता है मेजोरिटी लोग इनफॉर्मल काम ही कर रहे हैं ये। ठीक है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल। सो राइट आंसर फॉर दिस विल बी फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड थर्ड इज ऑब्वियसली उसको बेच के ही आप कमाओगे। ठीक है, फर्स्ट एंड थ्री, दीज टू आर करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, स्कीम से ये क्वेश्चन है आपका। Now, coming to question number two, with reference to Uttarakhand's decision to open 83 Himalayan peaks for mountaineering, consider the following statement. First, expedition related fees for Indian mountaineers have been waived by the state government. Second, foreign mountaineers are exempted from paying all fee, including those prescribed by the Indian Mountaineering Foundation. इसको IMF भी कहते हैं. Third, expedition permission will now be processed through a fully digital portal. So please pause and mark your answer. तो देखो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि एक्सपेडिशन रिलेटेड फी जो है वो वेव कर दी गई, दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कि फॉरेन माउंटेनियर्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम पेइंग फी, ये इनकरेक्ट है। क्यों करेंगे ऐसा? देयर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कोई तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए ना उनके लिए। तो सेकंड इनकरेक्ट है। अगर फर्स्ट सही और सेकंड इनकरेक्ट है तो आपको पता होगा कि बी आंसर होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी जो है आपका सही है कि डिजिटल पोर्टल पे फुल्ली उन्होंने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। और आज का जो वीडियो है आपका 4 फेब और 5 फेब दोनों ही दिन के न्यूज को कवर कर रहा है। सो दोनों दिन का करंट अफेयर्स इसमें कवर्ड है। मास नेस्टिंग, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरीबाडा ऑफ ऑलिव रिडली सी टर्टल्स इज नोन टू अकर नेचुरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए ये। ठीक है, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आता ही है, मतलब इस टॉपिक से, ऑलिव रिडली टर्टल से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। सो व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी इंडियन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एंड कोस्टा रिका? क्योंकि इंडिया तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट इंडिया तो होगा। सो इन दोनों में से एक होगा। सो राइट आंसर फॉर दिस इज इंडिया एंड कोस्टा रिका। इन दो रीजन्स में जो है ये मास नेस्टिंग वाली अरीबाडा वाली चीज जो है ऑब्जर्व की गई है, देखी गई है। ओके, आप लोग कमेंट करके इसके बारे में हमें ये बताइए, ओलिव रिडली का जो है IUCN स्टेटस क्या है, ये दिस यू हैव टू कमेंट। Now, coming to question number four, with reference to industrial electrification, consider the following statement. First, China derives close to half of its industrial energy consumption from electricity. Second, India's industrial energy use is dominated by electricity rather than fossil fuel. Third, higher industrial electrification improves resilience to global fuel price shock. So please pause and mark your answer. Right. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि चाइना जो है वो अराउंड हाफ ऑफ इंडस्ट्रियल एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी से, दैट इज करेक्ट। उन्होंने फोकस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी को की तरफ जाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को। सेकंड क्या है, दैट इंडियाज इंडस्ट्रियल एनर्जी यूज इज डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी रादर देन फॉसिल फ्यूल। ये गलत है। अभी भी हम जो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर हैं
वो वाली इंडस्ट्री हमारे यहाँ अभी भी डोमिनेट करती है, हम अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए हैं बहुत हद तक, राइट। तो ऑयल एंड गैस इज द मेन डोमिनेंट फैक्टर है। थर्ड स्टेटमेंट, हायर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन इम्प्रूव्स रेजिलियंस टू ग्लोबल फ्यूल प्राइस शॉक। तो ये सही है। अगर आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो क्या होगा कि आप जो ग्लोबल शॉक्स होते हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 and 3। And the fifth question, with reference to members of Parliament Local Area Development Scheme (MP-LADS), consider the following statement. यूपीएससी के पीवाईक्यू में मल्टीपल टाइम कवर हो चुका है। सो एमपी-लैड्स इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। अंडर एमपी-लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिकमेंड ओनली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली चीज ही आप रिकमेंड कर सकते हो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। And the third option is the primary objective of MP-LAD is the creation of durable community assets. Okay, so pause the video and mark the answer. Hopefully आप सही मार्क करोगे इसमें। So the right answer for this, अब इसमें आप ध्यान रखो कि इन दोनों में से एक ही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि मेनली फोकस करना है ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट पे। अगर ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट पे फोकस करना है तो रिवेन्यू पे क्यों फोकस होगा? रिकमेंडेशन जो है फिर किसके लिए होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। सो द थिंग इज कि सेकंड वन जो ऑप्शन है आपका ये इनकरेक्ट है। आपका इसका मेन फोकस जो होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। वो काम अपना गवर्नमेंट वगैरह कर रही है। तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट वन इज करेक्ट, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट कि फोकस क्या है, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, जैसे मान लो स्कूल हो गया या कम्युनिटी सेंटर हो गया, रोड हो गए, वाटर फैसिलिटीज हो गए, इस तरह की चीजों पे इनका फोकस है। सो बी 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number 6, with reference to the concept of the divisible pool of taxes in India, consider the following statement. First statement, the divisible pool include all taxes and duties collected by the union government. Second, cess and surcharge levied by union and are excluded from the divisible pool. Third, the size of the divisible pool is influenced by central's choice of tax instrument. ठीक है, तो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। तो देखो, आप जो इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट देखोगे ना, दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों में से एक ही सही हो सकता है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सेस एंड सरचार्ज के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेस एंड सरचार्ज जो अलग से लेवी यूनियन गवर्नमेंट लगाता है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते हैं। वो जो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है फॉर ट्रांसफर फ्रॉम द डिविजिबल पूल, उसका हिस्सा नहीं होते हैं, वो अलग से लेता है यूनियन। जैसे कृषि कल्याण सेस हो गया, एजुकेशन हेल्थ सेस हो गया, राइट, सरचार्जेस होते हैं। तो सेकंड सही है, थर्ड फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। और थर्ड क्या कह रहा है कि सेंटर का चॉइस है। अब वो किसान किसी किसान कृषि सेस लगा दे, एजुकेशन सेस लगा दे, हेल्थ सेस लगा दे, जो मन करे वो लगा दे, तो वो उसका जो खुद का मन होता है। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। सेवन क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया। जैसे हमने कहा कि 2 दिन के करंट अफेयर्स हैं, सो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे इसमें। With reference to defense capital expenditure in India, consider the following statement. Capital expenditure in the defense budget primarily supports modernization and acquisition of big ticket military platforms. कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन फोकस ये है मॉडर्नाइजेशन वगैरह करना, बिग टिकट मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स वगैरह एक्वायर करना। एंड सेकंड ऑप्शन है, अ पर्सिस्टेंट चैलेंज इन डिफेंस बजटिंग हैज बीन डोमिनेंस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल आउटले। कह रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, उसका डोमिनेंस रहा है, ये चैलेंज रहा है, परसिस्टेंट चैलेंज रहा है ये अभी तक। Then third one is parity between revenue and capital expenditure is considered desirable for long term military preparedness. अब एम क्या है कि पैरिटी आ जाए कि भाई हम जितना खर्च रिवेन्यू पे कर रहे हैं, सैलरी वगैरह कर रहे हैं, कैपिटल पे भी खर्च करें, वॉर मतलब वेपन वगैरह खरीदें, मिसाइल्स खरीदें, तभी फायदा है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो होपफुली आप इसे लॉजिकल गेसिंग और इससे आप सेंस से कर सके होंगे। सो ऑल थ्री आर करेक्ट हेयर। कैपिटल का फोकस क्या है, यही कि मॉडर्नाइजेशन वगैरह वाली चीज करेगा। अभी तक इशू यह रहा है हमारा कि रेवेन्यू पे हमारा फोकस ज्यादा रहा, रेवेन्यू हमारा खर्च, सैलरी और जो पेंशन हैं बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इसका। और थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट कि पैरिटी लाना, यही एक तरह से हमें पैरिटी जो है ये हेल्प करेगा हमें, यही डिजायरेबल है। ओके, Now, coming to question number 8, with reference to the Supreme Court's observations on data sharing by digital platforms, consider the following statement. तो आपके पास तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट, द राइट टू प्रिवेसी एक्सटेंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सनल डेटा।
End-to-end encryption automatically prevent monetization of user data by digital platforms. Third, consent obtained through complex terms and condition may not reflect meaningful user choice. Right? So please pause and mark your answer. तो जो पहला स्टेटमेंट है, द राइट टू प्राइवेसी एक्सटेंड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा, दैट इज करेक्ट. सेकंड क्या कह रहा है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन ऑटोमेटिकली प्रिवेंट मोनेटाइजेशन ऑफ यूजर डेटा बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये गलत है. ठीक है. अगर एंड टू एंड इनक्रिप्शन भी है, ठीक है, तो भी मेटा डेटा और बिहेवियरल डेटा जो है ना वो मोनेटाइज हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है. थर्ड, फिर कॉन्सेंट ऑब्टेन्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड कंडीशन मे नॉट रिफ्लेक्ट मीनिंगफुल यूजर चॉइस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया और यूजर्स ने क्लिक कर दिया, उन्होंने समझा ही नहीं, तो मीनिंगफुल यूजर चॉइस नहीं है वो. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 and 3. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एवरी ऐप इज क्लेमिंग कि हमारा तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बट आप एक बार शूज के चैट करो या किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप चैट करो, आप इमीडिएटली देखोगे वो आपके फीड में ऐड आ जाएगा. तो उससे भी आप गेस कर सकते हो इस चीज को. नाइन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आपको पता होगा इनके बारे में, सोनम वांगचुक, ही इज स्टिल इन जेल. सो द एक्ट empowers द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू रेगुलेट बोथ प्लेस एंड कंडीशन ऑफ डिटेंशन. कि जो है गवर्नमेंट के पास, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो जिस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम पे, सो बोथ प्लेस एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन जो है वो डिसाइड कर सकता है गवर्नमेंट. ओके. एंड द सेकंड ऑप्शन इज, अ पर्सन डिटेन्ड अंडर द एक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं उनका. थर्ड स्टेटमेंट इज, जुडिशियल अप्रूवल इज मैंडेटरी प्रायर टू एवरी इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ अ डिटेनी अंडर द एक्ट. कह रहे इस एक्ट के अंदर जो है, हाँ, जितने बार मतलब दिल्ली से पंजाब ले गए, बिहार से यूपी ले गए, जितने बार इंटर स्टेट ट्रांसफर होगा उतने बार जुडिशियल अप्रूवल मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए. ओके. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आप, ये सही है, द एक्ट एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जो सेक्शन 5 है इसका, ये कहता है कि इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी कंडीशंस ऑफ डिटेंशन और प्लेस जो है, देन सेम स्टेट में या अनदर स्टेट कहीं ले आना ये अलाउड है, इसमें कोई इशू नहीं है. बट इसके लिए जुडिशियल अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई इसमें प्रायर जुडिशियल अप्रूवल नहीं चाहिए हर ट्रांसफर के पहले. ओके. सो 1 and 2 इज द राइट आंसर. इंपॉर्टेंट है ये, एनएसए का यूज काफी हुआ है तो इंपॉर्टेंट है और काफी कंट्रोवर्सी में रहा था. Now, coming to question number 10, with reference to the New START Treaty, consider the following statement. First, it is the last remaining nuclear arms control treaty between the US and Russia. Second, it places limits on the number of deployed strategic nuclear warheads and delivery system. Third, it permanently prohibits the development of new nuclear weapon by the signatory state. So please pause and mark your answer. ठीक है. तो देखो, जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो आपको स्कैन करके समझना चाहिए कि क्या इसमें कीवर्ड है और क्या इसमें आपके जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स स्टेटमेंट है. तो देखो, थर्ड पे फोकस करो. इसमें ये कह रहा है, इट परमानेंटली प्रोहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर वेपन बाय द सिग्नेटरी स्टेट. तो आपको लगता है कि यूएस रशिया जो सुपर पावर है वो कभी ऐसा कुछ डील साइन करेंगे जिसमें परमानेंटली उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि न्यू न्यूक्लियर वेपन आपको बनाना ही नहीं? ऐसा नहीं है. ये बस लिमिटेशन के लिए है, एक अपर लिमिटेशन के लिए. ठीक है. तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट एंड सेकंड सही है. लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है इन दोनों के बीच में. तो ए इज द करेक्ट आंसर. देन 11th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अब एएमआर पे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पास्ट में, साइंस का क्वेश्चन निकल समझ लो. अब से सर्वेलेंस यूजिंग सीवेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कह रहे एएमआर वाली चीज जो है हम सर्वेलेंस करेंगे यूजिंग सीवेज. ठीक है, जो लोगों का सीवेज है उसको लेके. फर्स्ट स्टेटमेंट, सीवेज बेस्ड सर्वेलेंस इज कंसीडर्ड एन एथिकली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फीजिबल मेथड टू असेस एएमआर एट द पॉपुलेशन लेवल. जो लार्ज पॉपुलेशन लेवल पे हम असेस कर सकते हैं. एंड सेकंड ऑप्शन, सीवेज सैंपल्स can capture signals of antibiotic use from households, hospitals, farms and industries. कह रहे जो सीवेज सैंपल्स हम लेंगे उसको कैप्चर कर सकता है जो एंटीबायोटिक का यूज है, कितना यूज घटा है, बढ़ा है, क्या इशू फेस कर रहे हैं. एंड थर्ड ऑप्शन इज, सीवेज बेस्ड सर्वेलेंस डायरेक्टली कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस इन द इंडिविजुअल्स. ओके. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. सो अब इसमें आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते थे. थर्ड वन, डायरेक्टली कैसे कंफर्म कर देगा ये?
ठीक है, डायरेक्टली कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है। रीजन, अब मान लो कहीं इंडस्ट्री से आ रहा है, लोगों में से नहीं आ रहा, सीवेज से, ठीक है, तो डायरेक्टली, या फिर वो डिजीज कॉजिंग ही पैथोजन हो, नॉर्मल पैथोजन भी हो सकते हैं, तो डायरेक्ट जो है ये चांस कम है। और थर्ड वन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, कि आप कह रहे हैं कि सीवेज आप कहीं से यूज कर रहे हो तो एथिकल है और इकोनॉमिकली फीजिबल है, क्योंकि सैंपल कलेक्शन के लिए आपको नहीं जाना है, बार बार मल्टीपल लोगों तक नहीं जाना है। और एथिकल क्यों है? क्योंकि आप लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो सीधा लेने के लिए, ठीक है, अलाउड है ये चीज। एंड सेकंड वन इज ऑल्सो कलेक्ट, कि आप क्योंकि लार्ज लेवल पे आप कर रहे हो, लार्ज स्केल पे आप भी कर रहे हो, तो क्या कर रहा है ये? एंटीबायोटिक यूज का कैप्चर कर रहा है। सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number 12, with reference to the Committee of Privileges of a Legislative Assembly, consider the following statement. ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? इट एग्जामिन्स केसेस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ दिस हाउस of the house. Second, it can inquire into the conduct of persons who are not members of the house. Third, its findings are advisory and must be placed before the house. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो है कि ये एग्जामिन करता है केसेस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉमन सेंस है, यही होगा, तो ये सही है। सेकंड, इट कैन इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो ऑब्वियसली अगर किसी हाउस मेंबर को किसी आउटसाइड मेंबर ने कुछ डेरोगेटरी बोल दिया, कुछ आउटसाइड ऑफ द प्रिविलेज बोल दिया, तो क्यों नहीं कर सकता, तो ये एक्शन ले सकता है। थर्ड, इट्स फाइंडिंग्स आर एडवाइजरी एंड मस्ट बी प्लेस बिफोर द हाउस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हाउस को रिपोर्ट करते हैं कमिटीज, एंड हाउस ही डिसीजन लेता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, C 1 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। In 13 question, with reference to tax buoyancy, ठीक है, tax buoyancy and revenue prospects of the center in 2026 2027, consider the following statements. तो overall gross tax revenue buoyancy जो है वो below unity, मतलब below 1 है। And direct tax exhibit higher buoyancy than indirect taxes, कि direct taxes में जो buoyancy है वो indirect taxes से कम है। थर्ड ऑप्शन, वीक जीएसटी कलेक्शंस आर अ की रीजन फॉर लो ओवरऑल बायंसी, जो जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, वो की रीजन है फॉर ओवरऑल लो बायंसी। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ठीक है, सो ऑल थ्री आर करेक्ट हेयर। ओवरऑल जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू बायंसी है वो क्या है? 0.8 है, तो मतलब यूनिटी से 1 से कम है। सो दिस वन इज करेक्ट। देन डायरेक्ट टैक्स बायंसी जो है आपका, ओके, वो अराउंड 1.1 है। ओके, डायरेक्ट टैक्स बायंसी जो है 1.1 है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कम है उससे। एंड द थर्ड वन, वीक जीएसटी कलेक्शन आर की रीजन, तो ऑब्वियसली जो जीएसटी कलेक्शन आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कलेक्शन कम हुआ एक्सपेक्टेशन से। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। यहाँ पे आपको समझना होगा टैक्स बायंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट की टर्म है, यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछता रहा है। तो आइडिया ये है कि जीडीपी जैसे बढ़ता है आपका, उसके प्रोपोर्शनेट में आपके टैक्स में बायंसी, मतलब कितना वेरिएशन आता है, कितना चेंजेस होता है। तो दैट इज द आइडिया। एक तरह से आप इलास्टिसिटी समझते हो, उसी तरीके से ये है, कितना वो बायंट है। Now, coming to question number 14, with reference to denotified tribes (DNT) in India, consider the following statement. First, denotified tribes were originally classified as criminal tribes under a colonial law enacted in the 19th century. Second, the Criminal Tribes Act was replaced after India's independence, following which these communities came to be known as denotified tribes. Third, all denotified tribes in India are presently recognized under either the SC, ST और OBC कैटेगरीज। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया, जब भी आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या नॉट करेक्ट की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ पे तो करेक्ट की बात कर रहा है। अब सारे स्टेटमेंट देखो, इसमें से क्या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है? तो हाँ, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो कि सारे ही नोटिफाइड ट्राइब जो है वो या तो SC, ST या OBC कैटेगरी में होंगे, ये गलत हो जाएगा। अनक्लासिफाइड होते हैं ये, मिसक्लासिफाइड होते हैं ये। ठीक है, बहुत सारे इसमें, तो थर्ड गलत है। थर्ड अगर गलत है तो आपका आंसर आ गया A 1 and 2। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। पहले जो ब्रिटिश टाइम था उसमें इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहते थे, एंड इंडिपेंडेंस के बाद इनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स बना दिया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। सो नो, दिस इज द मेन क्वेश्चन फॉर द डे। आप इस क्वेश्चन को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और यू कैन राइट द आंसर एंड सेंड इट टू अस, वी विल शेयर द मॉडल आंसर। इस तरह से क्या होगा, आपका 1 पेजर नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके मल्टीपल टॉपिक्स पे, जो मेंस के लिए हाईली रेलिवेंट होंगे। एंड आप लोग अपना स्कोर कमेंट नहीं कर रहे हो, अगर स्कोर कमेंट नहीं करोगे तो अकाउंटेबल नहीं रहोगे। ठीक है, सो डोंट लाई टू योरसेल्फ। कमेंट करो स्कोर, वॉट एवर स्कोर यू आर गेटिंग, कमेंट योर स्कोर,
and do like, share and subscribe. Thank you everyone.